हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा चल रहा था सेल डिवीज़न में कल हमने पढ़ लिया था। सेल डिवीज़न में माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस 3 तरह से डिवीज़न होता है। आज हम देखेंगे माइटोसिस को डिटेल में। इसको कल तो हमने देख लिया था, इसकी डिस्कवरी किसने करी है, माइटोसिस होता क्या है। आज इसके जो फेजेस होते हैं 5, वो सारे के सारे फेजेस यानी कि जो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, जो सारे फेजेस थे, ये सारे फेजेस आज इस वीडियो में देखेंगे डिटेल में। तो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम, जैसे क्या कि सेल साइकिल क्या होती है, क्योंकि इसमें साइकिल चलती है। ये माइटोसिस में क्या था, कोई साइकिल नहीं थी। ये माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें साइकिल चलती है। तो साइकिल की खोज किसने की थी, सेल साइकिल की खोज की थी हर्डवर्ड एंड पेले ने 1953 में। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, हर्डवर्ड एंड पेले ने सेल साइकिल की खोज की थी। इसमें क्या होता है, सेल साइकिल में होता क्या है वैसे मेनली, जैसे कितने फेज में साइकिल कंप्लीट होती है। तो एक होता है इसमें G1 फेज, उसके बाद होता है G2 फेज, इसके बाद होता है माइटोसिस फेज और होता है साइटोकाइनेसिस फेज। ठीक है, तो G1 फेज, जैसे कोई सा भी फेज स्टार्ट होता है, कोई भी सेल स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहला फेज होता है G1 फेज। जैसे कोई सी भी सेल है, अगर उसमें डिवीज़न हो रहा है तो G1 फेज से जाएगी G2 फेज में, फिर G2 फेज से जाएगी माइटोसिस फेज यानी कि S फेज में, फिर उसके बाद C फेज में। अगर किसी भी सेल में डिवीज़न नहीं हुआ तो डायरेक्ट वो चली जाती है S फेज में। ठीक है, तो जैसे हमारे ब्रेन सेल है, इसमें डिवीज़न नहीं होता है तो G से G0 फेज में आ जाती है वो। अगर किसी सेल में डिवीज़न नहीं हो रहा है तो किस में, G0 फेज में चली जाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, G0 फेज। जैसे कि क्या है हमारा ब्रेन की सेल्स में कभी डिवीज़न नहीं होता है, जितने भी एक बार न्यूरॉन्स बन गए वही रहते हैं। ठीक है, और जितनी भी सेल्स है हमारी उन सब में डिवीज़न होता है। जैसे कहीं चोट लग जाए, टिश्यूज़ में कुछ भी हो जाए तो क्या होता है, वो बाद में रिकवर हो जाता है। किससे होता है, वो सेल डिवीज़न से होता है। तो वही सब देखते हैं हम। जैसे G1 फेज कितना होता है, सबसे लंबा पीरियड कौन सा होता है, G1 फेज। ये कितना होता है, ये 12 घंटे का होता है। इसके बाद फिर G2 फेज, फिर माइटोसिस फेज और फिर साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस फेज में ही आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन सारे फेजेस को ही हम देखेंगे। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, इंटरफेज मतलब होता है जैसे कोई सेल्स है, कोई भी सेल है, न्यूली सेल, इस सेल का क्या होगा, डिवीज़न होगा। अब ये स्टार्ट, जैसे जो इंटरफेज होता है इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि अब ये स्टार्ट होना है। इसको कोई सा भी अगर आप काम करते हैं तो कोई सा भी काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही फेज है, ये प्रिपेयर कर रहा है, एक तरह से सब चीज़ को कलेक्ट कर रहा है। इसमें क्या क्या होता है बीच में, तो ये सब भरे होते हैं क्रोमेटिन, और यहाँ होता है एक न्यूक्लियोलस, और यहाँ होता है सेंट्रोसोम, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, लिख नहीं रहा मैं, समझ जाओ आप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, और ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यह है सेंट्रोसोम, इस बीच में है न्यूक्लियोलस, और यह है क्रोमेटिन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंटरफेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं, विश्राम अवस्था का फेज, यानी ये सबसे स्टार्टिंग का फेज है, रेस्टिंग फेज है। जब भी समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस शुरू होने से पहले प्रत्येक कोशिका विश्राम अवस्था में होती है। तो इंटरफेज ही है, विश्राम अवस्था में होती है। इस अवस्था में कोशिका के जल योजित यानी हाइड्रेटेड होने के कारण गुणसूत्र स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सारा क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, इसलिए ये गुणसूत्र दिखाई नहीं देते हैं, हाइड्रेटेड होती है। इसके बाद इस अवस्था में केंद्रक जाल यानी क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन नेटवर्क केंद्रक जाल यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में विस्तृत रहता है, यानी ये फैला रहता है।
इसके बाद ही स्टार्ट होता है कौन सा फेज, प्रोफेज। इसमें और क्या क्या था, बस सेंट्रोसोम में सारा समझना था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें 3 तरह से होते हैं, लेट इसमें तो नहीं होता। इसके बाद जो फेजेस होते हैं, अब स्टार्ट होगा क्या, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में देख लेते हैं। प्रोफेज शुरू होते ही कोशिका निर्जलीकरण शुरू हो जाता है। कोशिका का क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, हमें क्रोमेटिन जो ऐसे धागे की फॉर्म में थे, अब हमें ऐसे दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि इसमें जो वाटर था वो धीरे धीरे रिमूव हो गया। अब हमें क्रोमेटिन साफ दिखाई देंगे। एक तो यहाँ सेंट्रोसोम रहता है और यहाँ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये सेंट्रोसोम। न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ से क्या बनता है, एस्ट्रल रेज बनती है, ठीक है, एस्ट्रल रेज। और ये धीरे धीरे एक यहाँ भी आ जाता है सेंट्रोसोम टूट के, यहाँ भी एस्ट्रल रेज बनने लगती हैं, ठीक है। एस्ट्रल रेज से ही क्या बनती हैं, ये फिर ये बन जाते हैं, एस्ट्रल रेज से ही बन जाते हैं क्या, स्पेंडल बन जाते हैं। क्या बन गए, स्पेंडल फाइबर, यानी स्पेंडल बन गए बहुत सारे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसमें क्रोमेटिन जाल साफ से दिखाई देने लगते हैं। इसके पश्चात क्रोमेटिन टूटकर गुणसूत्र में बन जाते हैं। जब इसका हाइड्रेटेड यानी कि वाटर जो होगा इसके अंदर धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, तो जो क्रोमेटिन जिगजैग फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं, ये धीरे धीरे टूट के क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे क्रोमोसोम बनने लगते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र पर दाने जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे क्रोमोमियर कहते हैं। जितने भी गुणसूत्र होते हैं सब पे एक दाने जैसी रचना पाई जाती है, एक डॉट सी, उसको बोलते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर से ही क्रोमोसोम का डिवीज़न स्टार्ट होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक विशेष स्थान होता है जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर क्या है, उसका बीच का स्थान। सेंटर मतलब क्या, बीच, इसका बीच वाला स्थान क्या होता है, सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के अर्ध भाग में विभाजन होता है, परंतु दोनों भाग सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। जो ये गुणसूत्र है, जैसे गुणसूत्र कैसा होता है, ऐसा होता है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र जब इसका विभाजन होता है तो यहीं से होता है विभाजन। 2 गुणसूत्र इधर आ जाते हैं, 2 गुणसूत्र उधर चले जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाग को क्रोमेटिड कहते हैं। जब ये दोनों अलग होंगे, जब दोनों अलग होते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक भाग को, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है, क्रोमेटिड बोलते हैं। जंतु कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित होकर कोशिका दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं ऐसे। प्रत्येक तारककाय के चारों ओर अनेक रश्मियाँ बनती हैं, यानी ये जो रश्मियाँ बन रही एस्ट्रल रेज, इसको बोलते हैं एस्ट्रल रेज। दोनों तारककाय के बीच कोशिका द्रव्य में तरकु धागे यानी स्पेंडल फाइबर बनते हैं। जो बन रहे क्या सब हैं, ये स्पेंडल फाइबर बनते हैं। इसके पश्चात गुणसूत्र सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। जब ये स्पिंडल होता है, ये क्या करता है, एक दूसरे को ऐसे खींचता है। ये क्रोमोसोम को, ये अंदर हो रहा है, सारा चीज़ मैं बाहर दिखा रहा हूँ, ये अंदर हो रहा है, ये क्रोमोसोम को खींचता है, तो क्रोमोसोम क्या करता है, सिकुड़कर छोटे हो जाते हैं। धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। जो ये केंद्रक झिल्ली है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो जाती है। जब ये गायब हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, ये बीच में आ जाते हैं, सेंटर के बीच में आ जाते हैं, तो प्रोफेज स्टेज समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद स्टार्ट होगी मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज को देखिए, मेटाफेज में क्या होता है, इसमें तरकु यानी स्पिंडल पूर्ण विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल वहाँ बन रहे थे, वहाँ यहाँ स्पिंडल पूरा विकसित हो जाते हैं, अच्छे से दिखने लगते हैं। स्पिंडल बीचों बीच में आ जाते हैं। सबसे मेन फंक्शन क्या है मेटाफेज का, मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल बीच में आ जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ये है, इसमें क्या, ये सेंट्रोसोम से यहाँ से क्या होता है, क्रोमोसोम बीच में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बीच में, ठीक है। ऐसे होते हैं क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, यहाँ बीच में आ जाते हैं। ये इसका सबसे मेन फंक्शन है। क्रोमोसोम कहाँ जाते हैं, बीच में, सेंटर में, ठीक है, इससे चिपके रहते हैं सब, ये बीच में आ जाते हैं। यहाँ मेन फंक्शन है बीच में आना। और क्या है, गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर द्वारा स्पिंडल से जुड़ जाते हैं।
क्या होता है, इससे जुड़ जाते हैं। स्पिंडल से, ये स्पिंडल था, इससे क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। बस स्पिंडल, इसमें इतना ही है। आगे देखते हैं। इसके बाद होती है एनाफेज स्टेज। ठीक है, एनाफेज स्टेज देखते हैं। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में इसमें सेंट्रोमियर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। जो सेंट्रोमियर होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ सेंट्रोमियर, एक ये सेंट्रोमियर, इससे क्या होता है, ये विभाजित हो जाता है 2 भागों में। ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ सेंट्रोमियर से। तो गुणसूत्र कैसे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं एनाफेज में। प्रत्येक गुणसूत्र के क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं, रिपल्सन होता है। जब इसमें रिपल्सन होता है, एक दूसरों को क्या करते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को। जब मेटाफेज में जुड़े थे, दोनों जुड़े थे, तो क्या ये एक दूसरे को खींच रहे थे। यहाँ से ये इसको खींच रहा था और ये इधर को खींच रहा था, तो दोनों ने खींच लिया अपने अपने तरफ, तो ये अलग हो गया। एक तरह से ये सेल डिवीजन हो रहा है, तो इन्होंने क्या करा, खींच दिया, रिपल्सन हुआ, तो ये अलग हो गए, ऐसे हो गए। रिपल्सन से दोनों क्रोमेटिड दूर हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर सिकुड़ने लगता है। इसमें क्या होता है, फिर स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर ये लंबा सा था, ये क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। खिंचाव के कारण दोनों क्रोमेटिड कोशिका के दोनों ध्रुव पोल पर पहुंच जाते हैं। खिंचाव के क्या होता है, एनाफेज में ये दोनों अपने यहाँ ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं, यहाँ। ठीक है, इसके पास आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एनाफेज के बाद देखते हैं हम टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है, अब टेलोफेज देख रहे हैं हम। इसमें क्या है, ये तो देख लिया हमने, ये लाइन रह गई थी। इसमें क्या था, इसमें यू और वी आकार का हो जाता है। कैसा हो गया था, जैसे ऐसा हो गया था, इसको यू और वी आकार का हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से स्टेज में गुणसूत्र का आकार यू या वी का आकार का हो जाता है, तो एनाफेज में हो जाता है। अब देखते हैं टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, जो संतति क्रोमोसोम है, इन संतति गुणसूत्र है, वो विपरीत दिशाओं में खिंच जाते हैं। जैसे क्या होता है, इसमें जो संतति क्रोमोसोम यानी जो डॉटर सेल्स बनी थी, अभी जो डॉटर क्रोमोसोम्स बने थे, डॉटर क्रोमोसोम, ये क्या होता है, ये इधर आ जाते हैं, दोनों यहाँ सेंट्रोमियर के पास आ जाते हैं। जैसे क्या होता है कि ऐसा हो जाता है, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अब क्या हो रहा है, कोशिका का एक तरह से विभाजन हो गया है, जहाँ तक ये एकदम आसपास आ गए, यहाँ अलग हो गए, तो यहाँ पहुँच गए। फिर क्या होता है, अपनी ओर तारक का सेंट्रोसोम के पास पहुँच जाते हैं। अब पोल ध्रुव में मौजूद संतति गुणसूत्र के प्रोफेज की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे प्रोफेज में हो रहा था, अब उसके विपरीत प्रक्रिया होती है। क्या होता है इसमें, जैसे इंटरफेज में था, अब वो ऐसा बन जाएंगे। जैसे क्या होगा, ये अलग होने लगते हैं। ठीक है, ये अलग होने लगते हैं एक दूसरे से, ऐसे होने लगते हैं। इसमें क्या है, वही हाइड्रेशन होने लगती है, यानी क्या, ये पानी यानी जो होता है, इसमें मटेरियल ये सारे आने लगते हैं। फिर इसमें क्रोमेटिन जो होता है, और धीरे धीरे जैसे अच्छे से दिख रहा था पहले, अब क्या होगा, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, एक नई सेल्स बननी स्टार्ट हो गई है। फिर क्या होता है, केंद्रिका पुनः प्रकट हो जाती है, और क्या होता है, मात्र केंद्रक 2 संतति केंद्र में निर्माण हो जाता है। क्या होता है, इसमें जो ये बन गया, दोबारा से एक नई सेल बन गई है, क्योंकि हमें नई सेल ही बनाना था। इसमें नई सेल बन गई। इसमें अब क्या आ गया, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया, क्रोमेटिन आ गए, जिसमें भी न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन आ गए, सेंट्रोसोम आ गया। तो एक तरह से ये पूरी अब नई सेल सी बन गई है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में किसका डिवीज़न होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है। अब जो इसमें ये साइटोप्लाज्म घुला हुआ है, इसका डिवीज़न होगा। तो ये कैसे होगा, जैसे ये कोशिका है, ये ठीक है, ये जुड़ी हुई है, तो यहाँ से इसका जैसे ये है, तो इसका डिवीज़न हो रहा है, या बीच से हो रहा है, तो धीरे धीरे बीच से ये अलग हो जाएंगे। अलग कैसे, ये ऐसे हो जाएंगे। अब एक पूरी एक सेल ये बन गई, एक सेल ये बन गई। ये किस में होता है, साइटोकाइनेसिस में होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। उसमें क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन हुआ था, दोनों ये सेल्स बनी थी, यानी न्यूक्लियस बन गया था 2-2। अब इसमें क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस में पूरी एक सेल ही बन गई, तो 2 सेल बन गई। मेजर रोल क्या है माइटोसिस का,
माइटोसिस में क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है माइटोसिस और मियोसिस से कि माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम बनते हैं। तो माइटोसिस में जितने क्रोमोसोम स्टार्टिंग में रहेंगे उतने ही क्रोमोसोम बनते हैं। जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम है ह्यूमन में, सबका क्रोमोसोम अलग अलग होता है। ह्यूमन का एक क्रोमोसोम लेके करते हैं, जैसे इसमें है 46, तो इसमें क्या होगा 23 और 23 के जोड़े होते हैं, तो दोनों में 23 और 23 नहीं जाके क्या होगा 46 ही क्रोमोसोम जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है किसमें, माइटोसिस में। वहीं अगर हम मियोसिस देखते तो मियोसिस में क्या होता 23 और 23 होता। ठीक है, माइटोसिस में यही मेजर डिफरेंस है कि इसमें 46 के 46 यानी एक तरह से जैसा पेरेंट्स सेल में क्रोमोसोम होते हैं वैसे ही जो उसकी डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं उसमें भी उतने ही गुणसूत्र होते हैं। तो हमने देख लिया, अब इसका महत्व देख लेते हैं माइटोसिस का। माइटोसिस का यही महत्व है, एकमात्र कोशिका से दो संतति कोशिका बनना और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। ये मेजर इसका रोल है। सजीव में घाव भरना, क्या इसका रोल है माइटोसिस का, वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ लिया था। इसका रोल क्या है, घाव को भरना। जैसे हमारे अंदर जब भी कहीं चोट लग जाए, कोई टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं तो उसमें कौन बनाता है, कौन रिकवर करता है, माइटोसिस से ही होता है। अब हमने माइटोसिस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मियोसिस को। मियोसिस में 2 फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, वो सारा देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।